प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे। कविता का अध्ययन करने से पूर्व कवि परिचय की यदि हम बात करें तो कवि कुंवर नारायण का जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद नामक स्थान पर हुआ। कवि की मृत्यु अभी कुछ ही वर्षों पहले 15 नवंबर 2017 में दिल्ली में हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से संपूर्ण हुई। उसके बाद कवि 1973 से 1979 तक वे संगीत नाटक अकादमी के उप पीठाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। इनके प्रमुख रचनाओं की यदि हम बात करें तो कविता संग्रह के रूप में चक्रव्यूह, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ, महत्वपूर्ण काव्य संग्रह था। परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों अन्य काव्य संग्रह हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो खंड काव्य इन्होंने लिखे वे हैं आत्मजय और वाजश्रवा के बहाने। कहानी संग्रह आकारों के आसपास, जिसमें इनकी अनेक कहानियां संग्रहित हैं। समीक्षा विचार आज और आज से पहले 1998 में प्रकाशित हुआ और मेरे साक्षात्कार एक सामान्य रचना भी इनकी प्रकाशित हुई। कवि के साहित्य लेखन के लिए विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिसमें 1995 में कोई दूसरा नहीं इनकी रचना के लिए व्यास सम्मान मिला। 1995 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। केरल का कुमार आशान पुरस्कार, प्रेमचंद पुरस्कार और हिंदी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य लेखन में एक महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है, राष्ट्रीय कबीर सम्मान और लोहिया सम्मान भी इनको मिला। कवि के बारे में यदि और अतिरिक्त हम जानकारी लें तो हम कहेंगे कि आलोचक मानते हैं कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। तो इनकी कविताओं में आलोचक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इनकी कविताओं में बेकार का उलझाव नहीं मिलता, अखबारी सतहीपन नहीं मिलता और विचारों की धुंध प्राप्त नहीं होती। जो कुछ मिलता है संयम के साथ, परिष्कार के साथ और एकदम साफ सुथरा मिलता है, जिसे पाठक बड़ी आसानी से, सरलता से ग्रहण करते हैं। भाषा और विषय की विविधता उनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। यानी विभिन्न प्रकार की भाषाओं और विषय विशेष के वर्णन इन्होंने किए हैं। कुंवर जी पूरी तरह नागर संवेदना के कवि हैं। महत्वपूर्ण शब्द है नागर संवेदना से तात्पर्य है नगरीय संवेदना, यानी नगरों में निवास करने वाले जो लोग हैं उनकी संवेदनाओं का वर्णन इन्होंने अपने साहित्य में किया है। विवरण उनके यहाँ नहीं के बराबर है, पर वैयक्तिक और सामाजिक ऊहापोह का तनाव पूरी व्यंजकता से सामने आता है। आगे अगर हम बढ़ें, अब कविता परिचय की बात करते हैं तो कविता के बहाने कविता कुंवर नारायण के काव्य संग्रह इन दिनों से लिया गया है। आज का समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। लोगों को संदेह है कि आज यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व कहीं समाप्त ना हो जाए। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है और कविता के प्रति आशान्वित करती है। कविता के बहाने यह एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम होते हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं कविता लेखन के लिए। इसीलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वह सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वो चाहे घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। अब इस पाठ परिचय को या कविता का जो परिचय हमने प्राप्त किया, इसको थोड़ा सा और स्पष्टता से समझने के लिए इसके जो सार तत्व है जिन पर यह कविता लिखी गई है उनका अध्ययन करते हुए हम समझेंगे। यह 3 प्रमुख सार तत्व हैं
दो तत्व हैं, उड़ान, खिलना और खेलना। उड़ान, चिड़िया से कविता की तुलना या समानता बताने की कोशिश की है। तो उड़ान के संदर्भ में बताया गया है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। कविता रचना भी उड़ान है, किंतु कविता की कल्पना उड़ान असीमित होती है। तो यहाँ उड़ान के संदर्भ में महत्वपूर्ण भेद बताया कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, वह एक निश्चित स्थान तक ही उड़ान भर पाती है, जबकि कविता की जो उड़ान है वह असीमित होती है, वह उन स्थानों पर भी उड़ान भरती है जहाँ चिड़िया नहीं पहुँच पाती। दूसरी महत्वपूर्ण बात है खिलना, यानी फूल खिलकर मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता भी फूल की भांति खिलती है, लेकिन वह अनिश्चित काल के लिए खिलकर लोगों को काव्य आनंद की अनुभूति कराती है। यानी हम कहेंगे कि फूल खिलकर मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनकी अपनी एक परिणति है, उनका एक निश्चित समय है। लेकिन कविता फूल की भांति खिलती अवश्य है, लेकिन वह अनिश्चित काल के लिए खिलती रहती है और लोगों को आनंद की अनुभूति कराती है, वह मुरझाती नहीं है। खेलना, बच्चों के खेल और कविता दोनों की कोई सीमा नहीं होती, दोनों भेदभाव रहित होते हैं, दोनों ही अपने नएपन के साथ कल्पनात्मकता और रचनात्मकता लिए होते हैं। तो हमने देखा यहाँ चिड़िया की उड़ान और फूल का खिलना, इन दोनों से श्रेष्ठ काव्य लेखन को बताया है, किंतु बच्चे के खेल के समान यहाँ कविता को बताते हुए कहा है कि बच्चों के खेल के समान ही कविता भी सीमा रहित, भेदभाव रहित, नएपन के साथ, कल्पनात्मकता, रचनात्मकता के साथ एक तरह से खेल का कार्य करती हैं। आगे हम बढ़ते हैं और कविता का सस्वर वाचन करते हुए एक एक पंक्ति का अर्थ समझते हैं। कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं पहली पंक्ति में कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता में कवि कहता है कि चिड़िया जिस प्रकार से अपने दो पंखों से उड़ान भरती है, ठीक उसी प्रकार कविता शब्द और अर्थ रूपी दो पंखों से कल्पना की उड़ान भरती है। कवि आगे कहता है कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, किंतु चिड़िया कविता की तरह उड़ना नहीं जानती। क्यों? क्योंकि चिड़िया बाहर भीतर इस घर उस घर तक ही उड़कर सीमित रह जाती है, लेकिन कविता उन स्थानों पर भी उड़ान भरती है जहाँ चिड़िया नहीं पहुँच पाती। कविता लेखन के अंतर्गत कवि प्राणी जगत के अंतर्मन से लेकर संपूर्ण बाह्य जगत में कविता की उड़ान कल्पना के रूप में, भावों के रूप में और रसों के रूप में भरता रहता है। इसलिए कविता की तरह चिड़िया उड़ान भरना नहीं जानती। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता की तरह कल्पना के पंख लगा के उड़ना भला चिड़िया क्या जानती है। यह माने शब्द आया जिसका अर्थ है मतलब या अर्थ। इसकी व्याख्या एक बार पुनः देखते हुए हम कहेंगे कि कवि के अनुसार जिस तरह चिड़िया अपने दो पंखों से उड़ान भरती है, उसी प्रकार कविता अपने शब्द और अर्थ रूपी दो पंखों से कल्पना और भावों की उड़ान भरती है। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, वह घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। कविता के पंख लगाकर उड़ना चिड़िया नहीं जानती। कविता जड़ चेतन के अंतर्मन से लेकर संपूर्ण बाह्य जगत में अपनी कल्पना एवं भावों की उड़ान भरती है। अब इन पंक्तियों पर आधारित जो काव्य सौंदर्य या विशेषताएं जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो पहली बात कि कविता की अपार संभावनाओं का यह वर्णन किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कविता का मानवीकरण किया है। तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है, क्योंकि कविता को चिड़िया की भांति उड़ते हुए बताया है, कल्पना के पंख लगाकर उड़ने वाला बताया है। चिड़िया क्या जाने में प्रश्न अलंकार है, क्योंकि प्रश्न पूछा गया है। कविता की उड़ान भला, तो क वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है।
कविता में लाक्षणिकता का प्रयोग भी हुआ है और खड़ी बोली हिंदी का भावानुकूल प्रयोग हुआ है। चित्रात्मकता एक अन्य विशेषता इन पंक्तियों की है, क्योंकि चिड़िया का बाहर भीतर इस घर उस घर उड़ना बताया है, जो चिड़िया की गतिशीलता चित्रित करती हैं। तो ये प्रमुख विशेष बातें थी इन पंक्तियों की। आगे बढ़ते हैं और आगे कवि कहता है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो पहली पंक्ति में कवि कहता है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कविता लेखन या कविता करना फूलों की भांति खिलना है। जिस तरह से फूल खिलते हैं वैसे ही कविता भी अपने शब्दों के अर्थ को खोलते हुए खिलती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। फिर फूलों के खिलने पर भी प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कवि कहता है कि लेकिन कविता की भांति खिलना फूलों को नहीं आता, यानी फूल क्या जाने कि कविता कैसे खिलती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिन मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी जो फूल हैं वो फूल अपनी महक को, अपनी सुगंध को चारों ओर बाहर भीतर इस घर उस घर फैलाते हैं, किंतु एक निश्चित समय के बाद वो मुरझा जाते हैं और उनकी वह सुगंध समाप्त हो जाती है। तो यहाँ फूलों का खिलना एक निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन कवि कहता है आगे कि बिना मुरझाए महकने के माने, महकना सुगंध बिखेरना, सुगंध फैलाना, तो बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी कविता की भांति बिना मुरझाए अपनी सुगंध बिखेरने का जो अर्थ है वह फूल कहाँ जानता है। अर्थात कवि कहना चाहता है कविता बिना मुरझाए अनिश्चित काल तक के लिए अपने काव्य रस का सुगंध या महक चारों ओर फैलाती रहती है, इसलिए फूल कविताओं की भांति महकना नहीं जानते। तो यहाँ कवि कहता है कि कविता भी फूल की भांति खिलती है, वह परत दर परत अर्थ की परतें खोलती है, शब्द दर शब्द रस तथा भावों की महक बिखेरती है। कवि आगे कहता है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जानते हैं। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, सुगंध फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है, वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती है, इस बात को फूल नहीं समझ पाता। इस काव्यांश की जो हम विशेष बातें देखें तो इसमें कवि ने बताया है कि कविता व फूल की तुलना बहुत ही सुंदर ढंग से कवि ने की है। दूसरी, इसमें सरल सहज खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। मुरझाए महकने में म वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। फूल क्या जाने में प्रश्न अलंकार है। कविता में शांत रस का प्रयोग हुआ है और कविता मुक्त छंद में है, क्योंकि किसी भी प्रकार के छंद के बंधन में ये बंधी हुई नहीं है। कविता का अंतिम चरण जो हम देखें तो कवि कहता है कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो पहली पंक्ति में यहाँ कवि कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, यानी कविता करना बच्चों के खेल की भांति ही है, यानी बच्चों के खेल के समान ही कविता करना है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घरों को एक कर देना, भेदभाव रहित होकर सीमाओं के बंधन को तोड़ते हुए खेलना बच्चा ही जानता है। बच्चों के खेल में रचनात्मकता होती है, नयापन होता है और वे सीमाओं के बंधन में बंधे हुए नहीं होते। उनके खेल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, उनके असीम सपने होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये समस्त विशेषताएं कविता में भी देखने को मिलती है और यही कारण है कविता को बच्चे के खेल के समान बताया है। नीचे देखेंगे कवि कविता को बच्चों के खेल के समान बताते हुए कहता है कि कविता
और बच्चों के क्रीड़ा क्षेत्र का स्थान व्यापक होता है। व्यापक यानी बहुत बड़ा होता है। बच्चे बिना किसी भेदभाव के हर जगह, हर समय व हर तरीके से खेलते हैं। उनके खेलने में नयापन, कल्पना और रचनात्मकता होती है। उन पर किसी सीमा का बंधन नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है। शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य आदि उपकरण मात्र हैं। यानी काव्य लेखन में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान, भविष्य ये तो केवल काव्य लेखन के उपकरण मात्र हैं, साधन मात्र हैं। कविता में भी नयापन, कल्पना, भाव प्रवणता, रचनात्मकता होती है। बच्चों के सपने असीम होते हैं। इसी तरह कवि की कल्पना की भी कोई सीमा नहीं होती। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। कविता भी किसी में भेदभाव नहीं करती। तो यहाँ कवि ने खेल के समान, बच्चों के खेल के समान कविता को बताया है। अब यह प्रमुख बातें जो देखें हम इन काव्य पंक्तियों की, तो पहली बात है कि कविता की रचनात्मकता व्यापकता को प्रकट करती है। यानी जो कविता की रचनात्मक व्यापकता है वो यहाँ पे प्रकट की गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। यानी कवियों द्वारा जो कविता लेखन का कार्य किया जाता है उसको बच्चों के खेल के समान बताया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बच्चा ही जाने, ये जो शब्द का चयन कवि ने किया है इनसे बालपन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। बच्चों के बहाने में ब वर्ण की आवर्ती होने से, ब वर्ण की आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार, साहित्यिक खड़ी बोली का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक महत्वपूर्ण कविता, बहुत सुंदर कविता कवि ने लिखी। तो कुंवर नारायण जी ने बच्चों के खेल के समान कविता को बताते हुए कविता की श्रेष्ठता फूलों और चिड़िया से अधिक सिद्ध की है। धन्यवाद।